हेलो एवरीवन, ITI स्क्वाड में आपका स्वागत है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का अगला भाग देखेंगे हम इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने ड्राइंग शीट्स के बारे में पिछले वीडियो में जान लिया था। पिछला वीडियो जिसने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ड्राइंग्स शीट्स को फिक्स करने के लिए किस पे फिक्स करेंगे? ड्राइंग बोर्ड्स के ऊपर फिक्स करते हैं तो ड्राइंग पिन्स का यूज होता है। ये होती हैं ड्राइंग पिन, इससे कि हमारी ड्राइंग शीट इधर उधर ना घूमे, इधर उधर ना जाए, एक जगह फिक्स हो जाए और हम अच्छे से उसके ऊपर कुछ ड्राइंग बना सकें, डिज़ाइंस बना सकें। इसके लिए यूज होता है ड्राइंग पिन। अगला इंस्ट्रूमेंट आता है ड्राइंग पेंसिल्स। इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पे हम ड्राइंग पेंसिल्स के बारे में देखेंगे कैसे यूज होती हैं। ये कुछ ड्रॉ करने के लिए काम आती हैं, ये तो सबको पता ही है, नॉर्मल चीज़ें हैं। अब ये येलो कलर में जो पेंसिल दिख रही है, इनके ऊपर आपको लिखा मिलेगा 2H, HB, 2B, 3H, ऐसा कुछ लिखा मिलेगा। ये पेंसिल की ग्रेड के बारे में बताते हैं। ग्रेडिंग के बारे में हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, कठोर होती हैं और मुलायम होती है ग्रेडिंग के हिसाब से। अगला इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में तो सबको पता है, स्कूलिंग से सब लोग इसको देखते हुए आ रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको? शार्पनर, यानी कि पेंसिल कटर। ये अलग अलग शेप्स, अलग अलग डिज़ाइंस में मार्केट में मिल जाते हैं। क्या काम आते हैं? पेंसिल को छीलने में, शार्प करने में, नुकीला बनाने में। ये इंस्ट्रूमेंट भी सबको पता है, इसको क्या बोलते हैं? इरेजर, यानी कि रबड़। इसके बारे में भी सबको पता है कि पेंसिल से लिखा हुआ कुछ मिटाने के लिए काम आता है इरेजर। अगला इंस्ट्रूमेंट आता है स्केल एंड स्टील रूल्स। स्केल क्या होता है? इसको मापनी भी बोलते हैं, हिंदी में मापनी। सेंटीमीटर में कोई लाइन ड्रॉ करनी हो, इंचेज में कोई लाइन ड्रॉ करनी हो, या कोई सीधी लाइन बिना डायमेंशन के ड्रॉ करनी हो तो किसके सहायता से करते हैं? स्केल के सहायता से। अब स्केल को बार बार यूज करने से ये रफ बन जाता है, यानी इसके ऊपर खरोंच आ जाती है और दिखना कम हो जाता है, जिसके कारण स्टील रूल का भी यूज करते हैं। ये स्टील की बनी होती हैं, इन पर डायमेंशनिंग क्लियर से दिखाई देती है, तो इसको बोलते हैं स्केल। ये होता है स्टील रूल। इसके बाद यूज करते हैं प्रोटेक्टर्स। प्रोटेक्टर्स क्या होता है? देखिए, आपको चित्र देख के समझ में आ जाएगा। हिंदी में चांदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चांदा। सबको इसका यूज पता है, क्या क्या काम आता है? कोई भी एंगल 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच बनाना हो या मापना हो तो इसका यूज आता है, या अर्धवृत्त बनाना हो, सेमी सर्कल मीन्स अर्धवृत्त बनाना हो, ऐसा वाला प्रोटेक्टर भी सबने देखा होगा। इसको कंप्लीट प्रोटेक्टर या कंप्लीट राउंड या कंप्लीट डी बोलते हैं। इनका यूज क्या होता है? इनका यूज भी होता है 0 से 360 डिग्री के बीच का कोण बनाने के लिए इनका यूज होता है, या माप भी सकते हैं। कंप्लीट सर्कल भी बना सकते हैं, पूर्ण वृत्त बना सकते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे जो वृत्त दिख रहे हैं, इनकी सहायता से हम हमारी ड्राइंग में कुछ वृत्त का या कुछ गोले का यूज कर सकते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट आता है ये, इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में प्रकार। सबने यूज किया है प्रकार। क्या बोलते हैं? कंपास या डिवाइडर। कंपास और डिवाइडर थोड़ा सा फ़र्क होता है। देखो, ये प्रकार है, ये साइड में जो दिख रहा है प्रकार है। इसमें ये क्या होता है? पेंसिल होल्डर। इसमें पेंसिल को लगाया जाता है और कोई भी आर्क या सर्कल या सेमी सर्कल बनाया जाता है। कंपास और डिवाइडर में क्या डिफरेंस है? देखो, कोई भी आर्क, सेमी सर्कल या कंप्लीट सर्कल बनाना हो तो कंपास का यूज करेंगे, यानी प्रकार का यूज करेंगे। डिवाइडर क्या है? डिवाइडर नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी डायमेंशन को डिवाइड करने के काम आएगा, या उस डायमेंशन का, सेम डायमेंशन का चित्र किसी दूसरी जगह बनाना हो तो यहाँ से हम डायमेंशन को नाप के ले जाएंगे और दूसरी जगह उतनी ही डायमेंशन का, उतनी ही दूरी का चित्र बना लेंगे। ये एक डिवाइडर दोनों साइड से नुकीला भी होता है, दोनों साइड्स में इसके पिन लगी होती है। हम डिवाइडर का यूज ना करके जब भी हमें डिवाइड करना होता था या अनुपात में बांटना होता था तो हम कंपास, प्रकार की सहायता से ही बांट लेते थे, लेकिन डिवाइडर अलग से डिवाइड करने के लिए बना होता है। ये इंस्ट्रूमेंट सभी जियोमेट्री बॉक्स के अंदर आता है, लेकिन बहुत कम यूज में लेते हैं। ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका बहुत यूज आएगा। क्या यूज आएगा इसका? क्या बोलते हैं इसको? पहले तो सेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं? सेट स्क्वायर। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइंड लाइन खींचने के लिए काम आता है। क्षैतिज रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं
और तिरछी रेखाएं खींचने के लिए काम आता है। अब ये जो आपको दिख रहा है सेट स्क्वायर, ये एक त्रिभुज की तरह है। कैसा है? ट्रायंगल की तरह। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। लेकिन सेट स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसका एक कोण 90 डिग्री होता है। एक कोण कितना है? 90 डिग्री। दो प्रकार के सेट स्क्वायर्स आते हैं, इन दोनों में ही एक कोण का मान 90 डिग्री है। तो बचे हुए दोनों कोण का योग कितना बच गया? 90 डिग्री। ये जो दो कोण बच गए हैं दोनों में ही, दोनों कोणों का योग कितना आएगा? 90। हमने ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति में स्टैंडर्ड्स एंगल पढ़े हैं 0, 30, 45, 60, 90। स्टैंडर्ड्स एंगल ही यहाँ पे काम में आ रहे हैं। देखो 90 डिग्री तो यहाँ से काम आ चुका, इसके बाद बचता है 45। त्रिभुज के प्रकार में हमने पढ़ा है कि समद्विबाहु त्रिभुज होता है, उसके दो एंगल समान होते हैं, उसके दो कोण समान होते हैं। इस त्रिभुज में दोनों भुजाएं बराबर हैं, दोनों भुजाएं बराबर है तो संगत कोण भी बराबर होंगे। यदि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है और दोनों कोण बराबर हैं तो कितने कितने के हो जाएंगे? 45 45 के। यानी ये कोण भी 45 का हो जाएगा, ये कोण भी 45 का हो जाएगा। तो सेट स्क्वायर का जो एक होता है, एक सेट होता है, उसमें 45 45 90 इस प्रकार के कोण पाए जाते हैं। अब दूसरा सेट स्क्वायर है, इसमें 45 का यूज तो हो चुका, जीरो का यूज करते हैं तो हमारे पास ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, त्रिभुज ही नहीं बनेगा, तो जीरो यूज नहीं करेंगे। अगला क्या होगा? 30 और 60। एक एंगल 30 होगा, एक 60 होगा। देखो 60 ज़्यादा है तो जो ज़्यादा ऊंचाई वाला है या ज़्यादा चौड़ाई वाला है तो वो 60 डिग्री हो जाएगा, और दूसरा वाला कितना हो जाएगा? दूसरा वाला हमारे पास हो जाएगा 30 डिग्री और एक हो जाएगा 60 डिग्री। तो सेट स्क्वायर का पता चला। कोई भी एंगल बना सकते हैं इनके द्वारा आसानी से और जल्दी से। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, यानी कि 15 के गुणज में सारे कोण बनाए जा सकते हैं इसके द्वारा। अभी बताया था ये दोनों कोण 90 डिग्री होते हैं, इस वाले में दोनों कोण 45 डिग्री होते हैं, इस वाले में एक कोण 60 डिग्री, एक कोण 30 डिग्री होता है। सेट स्क्वायर क्लियर। ये वाला इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? इसको बोलते हैं सैंड पेपर। सैंड पेपर क्या काम में आता है? पेंसिल को बार बार शार्प करने, शार्पनर की सहायता से, पेंसिल कटर की सहायता से टाइम लग जाता है और वो टूटने का भी डर रहता है। उसकी नोब होती है, निब होती है, वो टूट जाती है बार बार शार्प करने से। तो हल्का सा उसको शार्प करने के लिए या नुकीला बनाने के लिए सैंड पेपर पर घिसते हैं। ये अलग अलग डिजाइन्स में मिल जाते हैं, अलग अलग कलर में मिल जाते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच तो पता ही, एक लैंग्वेज भी होती है, फ्रेंच फ्राइज भी आती है, फ्रेंच और भी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे होता है फ्रेंच कर्व। ये क्या होता है? पहले से ही कुछ कर्व मिलते हैं हमें, जैसे प्रोटेक्टर प्रकार मिल गया, चांदा मिल गया, इस प्रकार से फ्रेंच कर्व भी हमें मार्केट में मिल जाता है। इसमें कुछ कर्व्स बने होते हैं, जिन कर्व्स का यूज हमारी ड्राइंग में हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इनके द्वारा बना सकते हैं, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अगला आता है इरेजिंग शील्ड। इरेजिंग शील्ड देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको एनिमेशन के द्वारा मैंने यहाँ पे दिखाया भी है। ये आपको दिख रहा है, इसके अंदर रख के हम कुछ बनाते हैं, ये वो वाली चीज़ नहीं है। ये इरेजिंग शील्ड है, ये इरेज करने के काम आती है। इरेजिंग शील्ड अलग अलग डिज़ाइन में मिलती है, इनमें कुछ प्री डिफाइंड कर्व्स मिल जाते हैं। इन कर्व्स का यूज करके ही हम अपनी ड्राइंग में से अनवांटेड पार्ट्स को हटा सकते हैं। जैसे हमने कोई सर्कल बनाया, उसके साथ एक छोटा सा बिंदु बन गया, छोटी सी लाइन खिंच गई, या फिर एक वर्ग बनाया, वृत्त बनाया, साथ में उसके एक आयत बनाया। हमें मान लो कि वृत्त को मिटाना है तो किस प्रकार से मिटाएंगे? देखो एनिमेशन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारे पास एक ड्राइंग है, ये ब्लू और ग्रीन में जो दिख रहा है सर्कल, और एक दिख रहा है रेक्टेंगल यानी कि आयत। तो हमें मान लो कि इस ड्राइंग में ब्लू वाला पार्ट है, वृत्त वाला पार्ट है, इसको नहीं रखना है, ये गलती से बन गया। हम इसको इरेजर की सहायता से, रबड़ की सहायता से मिटाएंगे तो हमारा आयत भी मिटेगा, एक लाइन आयत की भी मिटेगी और हमें दोबारा बनानी पड़ेगी। वो ड्राइंग वहाँ से ड्राइंग शीट्स गंदी हो जाएगी। वाइट कलर की ड्राइंग शीट होती है तो वो थोड़ा डार्कनेस हो जाएगा उसके ऊपर, अच्छी नहीं दिखेंगी। तो इस शील्ड का क्या काम आता है, इस शीट का क्या काम आता है इरेजिंग शीट का? देखो इरेजिंग शीट को ले गए, सर्कल के ऊपर रख दिया, सर्कल के ऊपर रख के
अब इस सर्कल को मिटा देंगे। ये ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ये शील्ड के नीचे है, इस इरेजिंग शीट के नीचे है, ये छुप जाता है इसलिए इसको ऊपर दिखाया है। अब यहाँ पे जैसे ही हम रबड़ घुमाएंगे तो ये वृत्त मिट जाएगा और ग्रीन वाला पार्ट बच जाएगा। देखो वृत्त हट गया, यहाँ पे वृत्त था। अब जैसे ही हम इसके ऊपर इरेजर लगाएंगे, रबड़ लगाएंगे, तो ये वृत्त हट गया, हमारे पास क्या बच गया, ग्रीन वाला पार्ट बच गया। अब इस शीट को यहाँ से हटा देंगे, देखो ग्रीन वाला पार्ट बिल्कुल सेफ बच गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसी कोई ड्राइंग है हमारे पास, इसमें से ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, चतुर्भुज दिख रहा है, इसको हटाना है और इन एरो को रखना है। तो क्या करेंगे, हमारी इरेजिंग शील्ड लाएंगे, इसमें सेम कर्व देखेंगे, देखो इसमें कर्व दिख रहा है, इसको इस कर्व के ऊपर फिट कर देंगे और इरेजर की सहायता से, रबड़ की सहायता से उसको मिटा देंगे। इसके ऊपर फिट किया, इसको मिटा दिया, देखो रबड़ की सहायता से मिटा दिया, हमारे पास ग्रीन वाला पार्ट्स बच गया। इस प्रकार से इरेजिंग शील्ड का यूज आता है। समझ में आ गया होगा। अब देखो एक इंस्ट्रूमेंट आता है मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर क्या होता है, ये एक ड्राफ्टिंग मशीन होती है। तो मिनी मतलब छोटी मशीन है, इसको बोलते हैं मिनी ड्राफ्टर। ऐसा इंस्ट्रूमेंट कभी आपने देखा होगा, इंजीनियरिंग में बहुत काम आता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने में। इसमें कुछ आर्म्स लगी होती है, मूवेबल होती है, एक पिवोट होती है, एक 2 स्केल लगे होते हैं 90 डिग्री पे, प्रोटेक्टर इनबिल्ट लगा होता है, एक क्लैंप होता है। देखिए इनके पार्ट्स, ड्राफ्टर क्लैंप विद स्क्रू, ये क्लैंप दिख रहा है, इसको हमारी ड्राइंग बोर्ड्स के ऊपर क्लैंप कर दिया जाता है जिससे कि ये वहाँ पे फिक्स हो जाए। इसके बाद आता है मूवेबल आर्म। ये जो आर्म्स दिख रही है ये इधर उधर मूव कर सकती हैं। इसके बाद देखो दूसरे वाले चित्र में आपको स्केल्स दिखाया जा रहा है, ये स्केल होते हैं 90 डिग्री पे लगे होते हैं। यहाँ पे एक चांदा लगा होता है, ठीक है। इसमें एक फिक्स पॉइंट भी होता है जहाँ से हमें मेजर करने का पता चलता है कि कहाँ से मेजर करना है। ये लॉकिंग नोब होता है, इसके द्वारा डायमेंशन को लॉक किया जा सकता है किसी भी एंगल पे, हॉरिजेंटल, वर्टिकल। इसके बाद ये पिवोट प्लेट है, इसके द्वारा भी इधर उधर ये दोनों आर्म्स मूव कर सकती हैं। ड्राइंग शीट साइज़, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। एक बार मैंने यहाँ पे भी दिखा दिया है। ये क्यों दिखाया है, यहाँ से हम कंपेयर करेंगे ड्राइंग बोर्ड्स के साइज़ को। ड्राइंग बोर्ड्स नॉर्मली हमें मिल जाता है, इसके साइज़ को देखते हैं। जिस प्रकार से शीट का साइज़ A0, A1, A2, A3, A4 होता है, उसी प्रकार ड्राइंग बोर्ड का साइज़ D0, D1, D2, D3 होता है। अब ड्राइंग बोर्ड होता है, उसकी ऊंचाई तो कुछ होगी, ड्राइंग बोर्ड्स बनेगा वो कुछ ऊंचा तो बनेगा, ऊंचाई तो होगी उसकी कुछ, देखो मोटाई भी होगी उसकी, चौड़ाई भी होगी और लंबाई भी होगी, तीनों डायमेंशन आएंगी। लेकिन जो सीट आती है वो पतली सी आती है, उसमें लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। लंबाई और चौड़ाई यानी 2 मापन होंगे उसमें, यानी कि 297 × 210 ये सीट का साइज़ हो गया। लेकिन बोर्ड का साइज़ कैसा होगा, 1500 × 1000 × 25, 1500 × 1000 × 25। 1500 क्या है लंबाई, 1000 क्या है चौड़ाई, 25 क्या है इसकी मोटाई या ऊंचाई। कौन से साइज़ की, D0 साइज़ की। इसमें भी वही चलेगा, जितना साइज़, जितना नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही साइज़ घटता जाएगा ड्राइंग बोर्ड का। अब इसमें कैसे समझेंगे, देखो ड्राइंग शीट में तो आधा करते गए थे लंबाई को, इसमें भी वैसा ही करेंगे। लंबाई को आधा कर दिया, देखो चौड़ाई को, लंबाई की जगह हो गई 1000, 1500 को आधा 700 या 750, कितना भी लिख लो, 700 भी लिख सकते हो, 750 भी लिख सकते हो। मोटाई आपको याद रखनी पड़ेगी, D0 D1 की 25 होती है और D2 और D3 की 15 होती है। अगले वाले में D1 से D2 बनाएंगे तो 700 लंबाई की जगह यूज हो गया और 1000 था वो 500 हो गया। फिर अगले में 500 लंबाई की जगह यूज हो गया, 700 का आधा 350 कर दिया। आपको समझ आ गया होगा ड्राइंग बोर्ड्स का साइज़। इसके बाद ड्राइंग शीट्स का कन्वर्जन, ये बहुत इम्पोर्टेंट एनिमेशन बनाया है मैंने, इसका अलग से भी वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो करके डाल देंगे। इसको एनिमेशन को अच्छे से समझने की कोशिश करें। देखो 2 लाइनें दिख रही हैं, ये लाइनों का यूज किया है कि सीट का साइज़ समझ में आ जाए। हमने A0 साइज़ की सीट ले ली, सबसे बड़ी सीट ले ली। अब इस सीट को हमें छोटी सीट में बनाना है। A0 से छोटी सीट बनेगी A1। तो देखो A0 सीट को लाए, इसको आधा फाड़ दें, आधा फाड़ दें लंबाई के अकॉर्डिंग, लंबाई के अकॉर्डिंग आधा फाड़ देते हैं। देखो फाड़ दिया, A0 साइज़ की 2 सीट बन गई, A0 सीट से A1 साइज़ की 2 सीट बन गई हमारे पास। समझ में आया, लंबाई के अकॉर्डिंग मोड़ दें। अब A1 साइज़ की जो सीट है
इसकी लंबाई ए नोट साइज की जो चौड़ाई थी उसके बराबर हो गई है। अब A2 साइज की सीट बनाएंगे तो क्या करेंगे, A1 साइज की सीट लेंगे, यहाँ से A1 साइज की सीट ले ली। अब इसको लंबाई के अकॉर्डिंग आधा कर देंगे। देखो लंबाई के अकॉर्डिंग आधा कर दिया हमने, तो कौन सी सीट मिल गई, A2 सीट मिल गई। A1 से 2 सीट मिली है A2। A1 से कितनी सीट मिली है A2 की, A2 की 2 सीट मिली है हमें, सॉरी यहाँ से A1 से कितनी सीट मिली है 2, लेकिन A नोट से देखें तो कितनी सीट मिलेंगी 4। A नोट से कितनी सीट मिलेंगी 4 सीट मिलेंगी हमें, और A1 से कितनी सीट 2 सीट मिलेगी। क्लियर हुआ, ठीक है। एक बार दोबारा देख लीजिए, हमें A नोट साइज़ की सीट थी, इसको लंबाई के अकॉर्डिंग हमने जैसे ही फोल्ड कर दिया या काट दिया तो A1 साइज़ की 2 सीट मिल गई। A1 साइज़ की सीट को फिर से लंबाई के अकॉर्डिंग हमने काट दिया तो A2 साइज़ की सीट मिल गई। अब A2 साइज़ की सीट की जो लंबाई है, A2 साइज़ की एक सीट ले ली हमने, उसको लंबाई के अकॉर्डिंग काट दिया तो A3 साइज़ की एक सीट मिल गई है। अब A3 साइज़ की सीट ले लेंगे, इसको लंबाई के अकॉर्डिंग काट देंगे तो हमारे पास A4 साइज़ की 2 सीट मिल जाएगी। अब क्लियर हो गया होगा। वीडियो को बैक करके दोबारा से इसको देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन समझ में आया तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, वीडियो पूरा देखा करें तभी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आपको जानकारी और ये वीडियो कैसी लगी लाइक करें, अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करें, कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट्स में बता सकते हैं। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, जैसे ही अगला वीडियो डलेगा अब तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।